मित्रों नमः संस्कृताय। हम आप काव्य प्रकाश का चतुर्थ कार्य का सूत्र नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से आचार्य मम्मट जी अब हम सभी को काव्य के भेदों को, लक्षणों को बताना चाह रहे हैं। प्रथम यह लक्षण दे रहे हैं उत्तम काव्य का। तो उत्तम काव्य का लक्षण प्रदान कर रहे हैं, इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथितः। तो इदम क्या है, तो नीचे वृत्ति में लिख रहे हैं इदम इति काव्यम। कैसा काव्य होना चाहिए आचार्य मम्मट के दृष्टि में, तो बोल रहे हैं बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप। बुधैः मतलब वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप, जो ध्वनि है उस ध्वनि को व्यंग्य व्यंजक भाव से, व्यंग्य व्यंजक शब्द से ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ध्वनि उसको कहा जाए, उसको ध्वनि काव्य कहा जाए। और ततस्तन्मतानुसारभिरन्यैरपि न्यग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजनक्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य। तो शब्दार्थ युगल अर्थात जो शब्दार्थों कहे थे तो वह शब्दार्थ युगल है। तो शब्द एवं अर्थ कैसे हों, तो कह रहे हैं कि व्यंग्य व्यंजक भाव से वह उनमें ध्वनि प्रधान हो और व्यंग्य प्रधान हो। क्योंकि लक्षण में देख पा रहे होंगे कि व्यंग्ये वाच्याद, तो इदम काव्यम उत्तमम अतिशयिनी वाच्यात व्यंग्ये ध्वनि इति बुधैः कथितः। तो वाच्य से जो अतिशयिनी अत्यधिक हो, व्यंग्य जिसमें, वह क्या है, उत्तम काव्य है। तो इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्याद, वाच्य से अधिक व्यंग्य जिस काव्य में हो, तो ध्वनि ही बुधैः कथितः, उसको ध्वनि कहा गया है। कौन कहा है, तो बुधैः वैयाकरणैः कथितः। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इदम इति काव्यम बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। व्यंग्य व्यंजक भाव से वह ध्वनि होता है, तो ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसार भी रण्यैरपि न्यग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजनक्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य। ऐसे शब्दार्थ जिसमें व्यंग्य एवं व्यंजक भाव हो। जैसे कोई एक स्पष्ट रूप से वाच्य का प्रयोग कर दे, वाच्यार्थ का प्रयोग कर दे, जैसे कह दे गंगा, तो गंगा कोई न कह के स्पष्ट कहे कि भैया जहाँ पे अत्यधिक शीतलता है, जहाँ पे तट है इत्यादि वो स्थान, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे लक्षणा को बाधित, आगे हम आप लक्षणा पढ़ेंगे, लक्षणा को बाधित करके वह बोल रहा है। परंतु ऐसे शब्दार्थ आचार्य मम्मट के दृष्टि में कह रहे हैं कि भैया जो शब्दार्थ युगल होगा, और उस शब्दार्थ युगल अर्थात शब्द अर्थ तो होंगे ही, परंतु उसके साथ साथ व्यंग्य व्यंजक भाव से शब्दार्थ होंगे, तब वह उत्तम काव्य कहा जाएगा। आगे उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजनस्य ज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्। तो तस्य अधमस्य अन्तिकं रन्तुं गतासि इति भावना। तो तस्य अधमस्य अन्तिकं रन्तुं गतासि इति भावना, मतलब उस अधम के पास तुम गई थी, इस प्रकार की भावना है। रंतुम गतासी, रमण करने के लिए। तो एक स्त्री की सखी है, वे किसी कार्य से भेजी कि आप जाओ वहाँ पे, मेरा संदेश उनको कहना। उसका कोई प्रेमी रहा होगा,
तो वह सखी जाती है कि ठीक है मैं जाऊंगी, उधर से स्नान करूंगी, संदेश भी कह के आऊंगी, ऐसा। लेकिन जब वहाँ से आती है वह, तो क्या देखती है, जो भेजी थी स्त्री, वो क्या देखती है सखी कि निःशेष अच्युत चंदनम स्तन तटम, जो स्तन तट का जो चंदन था वह छूटा हुआ था, और निर्मृष्ट रागोधरो, और जो अधरों का राग था वह भी छूटा हुआ था, और नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयन तनु, तब इयन तनु तन्वी, तुम्हारा जो शरीर है वह क्या है कि तन्वी पुलकिता, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। और नेत्रे दूरम अनंजने, जो नेत्रों में अंजन लगे थे, काजल लगे थे, वो क्या हो गए, अनंजने, काजल जो थे नेत्र में वो छूट गए थे, और स्तन में जो चंदन था वो भी छूटा था, अधरों में जो राग था वे भी छूटे थे, जो शरीर था वो भी पुलकित हो रहे थे, रोमांचित हो रहे थे। तो पुलकिता तन्वी तब इयम तनु, और मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य ज्ञात पीडागमे, दूसरी स्त्री कह रही है, पूछी कि तुम कहाँ गई थी, तो बताई कि मैं तो स्नान करने गई थी। तब कह रहे मिथ्यावादिनी दूति, तुम झूठ बोल रही हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा स्तन का चंदन भी छूटा है, निर्मृष्ट रागोधरो, जो राग है अधरों का वो भी छूटा हुआ है, और जो नेत्रों में काजल लगे थे वे भी बिखरे बिखरे जैसे लग रहे हैं, और तुम्हारा शरीर भी पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। इस प्रकार का वह स्त्री कहती है सखी अपने दूसरी सखी से जो गई थी। और वापिम स्नातुमितो गतासी, मुझसे कह के गई थी कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, और परंतु तू स्नान करने नहीं गई थी। वापिम स्नातुमितो गतासी न पुनः तस्याधमस्यांतिकम, तू उसके पास नहीं गई थी, ये मैं जानती हूँ। एक स्त्री ऐसी कह रही, परंतु वास्तव इसका जो स्वरूप है इसमें व्यंजक भाव है। आप देखें व्यंग्य की प्रधानता आ रही है, ध्वनि में भी व्यंग्य की प्रधानता आ रही है। तो किस प्रकार से आ रही है, जो स्त्री भेजी थी वो कह रही है कि तस्याधमस्यांतिकम न गतासी इति जानामि, कि तुम उस अधम के पास नहीं गई थी, ये मैं जानती हूँ, ऐसा कह रही है। इसका मतलब व्यंग्य भाव कह रही है, व्यंग्य कह रही है कि तुम उसके पास नहीं गई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे स्तनों का जो चंदन था और वो छूट गया, और जो अधरों का राग था वो भी छूटा है, और नेत्रों में जो काजल लगा था वो भी छूटे हैं, और तुम्हारा शरीर पुलकित हो रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि तुम रमण करने उसी के पास गई थी मुझसे झूठ बोल के, तो मिथ्यावादी ने दूति बांधव जनस्य अज्ञात पीडागमे। और नीचे वृत्ति में भी लिख रहे हैं आचार्य मम्मट जी कि अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासी, तुम उसी के पास गई थी, यह इसका अर्थ निकलता है। प्रधानेन अधम पदेन व्यज्यते, प्रधान रूप से यहाँ पे अधम पद का आदेश हो रहा, अधम पद से इसको कहा जा रहा है, इसलिए व्यंग्य भाव से यह उत्तम काव्य माना जाएगा। इस प्रकार का आचार्य मम्मट जी हम सभी को उदाहरण देते हैं। अतः आप लोग समझ गए होंगे। अपना अभ्यास, अपना अध्ययन अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।